नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। देखिए, नृत्य सिर्फ शरीर को गति देना नहीं होता है, ये मन, आत्मा और भावना का संवाद है। कथक जैसे क्लासिकल डांस में हर ताल, हर मुद्रा, हर एक्सप्रेशन के पीछे वर्षों का रियाज, धैर्य और समर्पण छुपा होता है। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी महिला से जो केवल कथक परफॉर्मर ही नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील टीचर भी है, जो अपनी कला के जरिए इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं मिसेस सन्नाली शर्मा से, जो एक कथक परफॉर्मर भी और टीचर भी हैं, जिनके लिए कथक सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, लाइफ स्टाइल है, साधना है, तपस्या है। बच्चों की वो गुरु माँ है, टीचर हैं, फ्रेंड हैं, बहुत सारे कैरेक्टर वो निभा रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैम, जैसा कि मुझे पता चला कि आप अगरतला त्रिपुरा में आपका बर्थ हुआ है, होम टाउन आपका वहीं पर ही है, तो वहाँ से मंदसौर मध्य प्रदेश तक का सफ़र बताइए। वहाँ से आप यहाँ पर कैसे आई हैं? वहाँ मेरा जन्म तो त्रिपुरा अगरतला में हुआ। मैं 3.5-4 साल की थी जब से मैं कथक की शिक्षा लेना शुरू करी, और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, मेरी बड़ी बहन के आशीर्वाद से मैं और आगे निकल के आ पाई, इस फील्ड में बाहर निकल के आ पाई कि आफ्टर 12th मैं उच्च शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आई, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, और वहाँ मेरी अपनी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री मेरी वहाँ से हुई। जो मेरी नृत्य की शिक्षा प्रारंभ हुई मेरे प्रथम गुरु पंडित डॉक्टर उमाशंकर चक्रवर्ती जी से। गुरुजी अभी नहीं रहे हैं जी, तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया। गुरुजी ने बहुत प्यार से सिखाया है, और जब उनको लगा कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसको इस फील्ड में ही आगे जाने का मन है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम जाओ, खैरागढ़ जाओ, यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करो। तो फैमिली में सब लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए, क्योंकि कहाँ त्रिपुरा अगरतला बहुत दूर है, और छत्तीसगढ़ वो भी बहुत दूर है, तो इतने दूर। और हमारी फैमिली में मैं छोटी हूँ, दीदी मेरी बड़ी दीदी है जी। फिर इसके बाद सबका विचार हुआ कि कैसे, एक तो हिंदी बोलना है वहाँ पे जाके। आपको हिंदी नहीं आती थी? हिंदी नहीं आती थी। अच्छा, मतलब हिंदी आती ही नहीं थी, मतलब मैं ज़ीरो। अगर कोई मुझे कहता था कि आज किसी से हिंदी में बात करना है, तो मैं डरती थी कि नहीं, मैं हिंदी नहीं बोल सकती। तो आप वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। बंगाली, हाँ। वो आपकी लहजे में झलकती रहा है? हाँ, बंगाली, हाँ, वह बंगाली भाषा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि हिंदी बोलना है, पर फिर भी सीखना था ना, मुझे तो आना ही था। तो मेरी दीदी का बहुत बड़ा एक सपना था कि हम दोनों बहनें बचपन से सीखें, डांस साथ में सीखे, पर दीदी का मेरा मन था कि मैं इस फील्ड में आगे नहीं जा पा रही हूँ बाहर कहीं, पर तुम ज़रूर जाओ। तो दीदी ने मम्मी पापा को बोला कि नहीं, इसको भेजो, ये कर लेगी। तो फिर भेजा। फिर मैं खैरागढ़ आई। वहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे मेरे अभी वर्तमान गुरु प्रोफेसर डॉक्टर मानवी सिंह मैम मेरी अभी वर्तमान गुरु है, जिनके पास मैं अभी भी सीखती हूँ। उनके अंडर में मैंने मास्टर्स किया वहाँ पे। तो गुरु माँ ने भी मुझे बहुत प्यार से, बहुत अपना कर, एकदम आप कह सकते एकदम माँ जैसा, तो इसीलिए हम गुरु माँ कहते हैं। तो वैसा सिखाया और आज भी सिखाते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा के साथ मैंने बचपन से सीखा। वो कि अगर गुरुजी ने कहा कि आना है, कुछ प्रोग्राम है, रिहर्सल है, प्रैक्टिस करना है, तो मम्मी डांट रही है, कुछ भी कर रही है, तो हमें जाना ही है। तो वो एक मन में आ गया कि नहीं, इसी फील्ड में कुछ करना है आगे। तो मैं आ गई खैरागढ़ आके मैंने, और ये चीज़ संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि पहली बार तो भगवान की कृपा से मेरी जन्म ऐसे जगह पे हुआ जहाँ पे कला को पूजा जाता है, और वहाँ तो एक बहुत बड़ा एक कल्चर है रविंद्र संगीत और रविंद्र नृत्य का, जो उसमें भी मैंने विशारद किया है। ये क्या होता है मैम, रविंद्र संगीत और रविंद्र नृत्य? रविंद्रनाथ जी की लिखी हुई
पोएट्रीज नहीं, उनकी तो पोएट्रीज है ही सही, हाँ। कविताएं हैं, प्लस उनके गाने। अच्छा। उन्होंने गाने लिखे हैं जिसमें नृत्य भी होता है। ओके। और उसका अलग एक स्टाइल है रविंद्र नृत्य का। तो उस पे पूरा उसमें विश्व भारती में वहाँ वेस्ट बंगाल में रविंद्र नृत्य पे पढ़ाई भी होती है। जैसे हम यहाँ पे बीए कर रहे हैं, हाँ, MA कर रहे हैं, वहाँ पे रविंद्र नृत्य, रविंद्र संगीत में भी होता है। ओके। शांति निकेतन आप सुना हाँ, ही मैंने होगा। नाम सुना जी। हाँ, तो उसका बहुत सॉफ्ट मूवमेंट्स के साथ रविंद्र नृत्य किया जाता है। तो उसमें साड़ी पहन के, उसका भी एक कॉस्ट्यूम है कि साड़ी पहन के फिर करते हैं उसका। हमने बचपन से ही बहुत छोटे छोटे थे तो साड़ी पहन के हम लोग रविंद्र नृत्य करते थे। फिर तो धीरे धीरे अब वो छूट गया है करना, क्योंकि अब हम पूरे कथक में आ गए हैं। तो अभी रविंद्र नृत्य एवरीडे या नहीं करवा पाती, और बच्चों को भी मैं नहीं सिखा पाती हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ सिखाना, पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अच्छा, वो गाने भी आपके बंगाली में ही होते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर खैरागढ़ में 5 साल वहाँ पे रही हूँ। तो वहाँ पे जब मैं MA प्रीवियस में थी, वहाँ निशांत शर्मा जी, जो कि आप सभी जानते हैं उनको, वो वहाँ पे तबले के पोस्ट में हमारे डांस फैकल्टी में आए। तो उस समय उनसे मुलाकात हुई, हम रियाज करते थे, खूब रियाज करते। रियाज मतलब ऐसा नहीं है कि डांस में हम सिर्फ तोड़े टुकड़े कर रहे हैं। अब मैं और आगे और बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी इस चीज़ को। सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस, जैसे कि हम नर्सरी LKG में करते हैं ABCD। ओके। सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस, तत्कार और हस्तक, क्योंकि यही चीज़ अगर आप अच्छे से करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आजकल अगर आप 80 इयर्स के कोई है, उनसे भी आप पूछेंगे, उनको भी ABCD वो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। ये 1 2 3 4 कभी नहीं भूलेंगे, या क ख ग घ नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस, जब बेसिक प्रैक्टिस किया होगा, बहुत किया होगा। हाँ। सेम इस फील्ड में भी ऐसा ही है कि बेसिक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने बचपन से सीखा अगरतला में, और जब मैं खैरागढ़ गई, वहाँ भी तत्कार हस्तक से ही शुरू किया। वापस मुझे बेसिक वहाँ पे सीखना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ गई, मैं तो सीख के ही आई हूँ, तो मुझे आगे का सिखा दो आप। गुरुजी ने सबसे पहले, जो गुरु माँ ने बोला है करने के लिए, जो सिखाया, वो हस्तक और तत्कार ही है। देन आफ्टर तत्कार हस्तक, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सीखना है, फिर वो सीखना है। और फिर वहाँ मैं निशांत शर्मा जी से मिली। फिर ऐसे ही बातचीत हुई, ठीक है, अच्छा, हम लोग बहुत रियाज करते थे, बहुत प्रैक्टिस करवाते थे। आप कह सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में उस समय जब निशांत शर्मा जी आए, तो वन काइंड ऑफ सर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वोकल के सर थे जो हम संगत करते थे। वैसे ही तबले पे निशांत शर्मा जी आए। फिर धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करे, बहुत प्रैक्टिस किया। आफ्टर मास्टर डिग्री फिर मैं वहाँ से कटनी MP में, कटनी में एक साइना इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे मैंने कथक एज ए कथक टीचर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो वहाँ मैं 2013 और 14 में वहाँ मैंने 2 साल कथक ही सिखाना था। वो स्कूल ऐसा था, बोर्डिंग स्कूल था, और मुझे कथक सिखाना था, और वहाँ पे मैंने सिखाया। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हुआ मुझे वहाँ पे। फिर हम दोनों के बीच बातचीत हुई कि हमें आगे शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक कल्चर, मतलब अलग अलग कल्चर है ना हम दोनों का। फिर फैमिलीज़ में बात हुई, फिर हमारी शादी हुई। फिर शादी के बाद मैं मंदसौर आई। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आज मैं जो इस चीज़ को कर पा रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जब अब मैरिज हो जाती है, पर मैं ये चीज़ इसीलिए कंटिन्यू कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ हस्बैंड और मेरे इन लॉज। ना कल्चरल डिफरेंस होने के बाद भी मेरे इन लॉज इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं आपको ये चीज़ मैं बोल नहीं, मतलब भाषा से नहीं बोल पाऊँगी कि इतना सपोर्ट करते हैं। कभी नहीं रोकते कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में अप्रिशिएट करते हैं। आपने बताया सर का सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, बट एज अ वुमन मंदसौर में खुद को स्थापित करना,
क्योंकि पहले कथक मंदसौर में कोई नहीं जानता था, और अगर आज कथक कोई जान रहा है, चाहे बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, तो आपके कारण जान रहे हैं। जो कथक टीचर का नाम है सोनाली शर्मा का नाम साथ में आता ही आता है। मैम क्या क्या स्ट्रगल्स रहे यहाँ पर आपको? हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि मैंने जब भी सीखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि सीखने में स्ट्रगल करना पड़ता है, गर्ल्स को खास करके, कि नहीं डांस करके क्या होगा। पर मैं बचपन से ही, मुझे इस चीज़ को सीखने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन मुझे इसको सिखाने के लिए मंदसौर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। क्योंकि मैम आपके वहाँ कल्चर है, हाँ, यहाँ थोड़ी ना कल्चर यहाँ नहीं है कल्चर, हाँ। एकदम कल्चर नहीं। क्योंकि मैं जब 2014 में मैं मंदसौर में आई हूँ, तब जब मैंने मंदसौर में देखा कि उस समय ऐसा था कि कथक मतलब कोई भी फिल्मी सॉन्ग आप मान लीजिए, मोहे रंग दो लाल, हाँ। या काहे छेरे छेरे मोहे, हाँ। तो ये सब थोड़ा सा क्लासिकल टाइप्स ऑफ सॉन्ग है, फिल्मी सॉन्ग, तो उसमें डांस करना मतलब कथक है। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे समझते थे मंदसौर में, क्योंकि मंदसौर में था ही नहीं। सिर्फ ये नहीं कह सकती कि कथक नहीं था, कल्चरल कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट भी आप देख लीजिए, मतलब ना कथक था, ना उस लेवल का शास्त्रीय गायन था, ना तबला इंस्ट्रूमेंट हो, तबला हो, फ्लूट हो, कुछ भी उस समय नहीं था। जब मुझे लगता है जब 2014 में मैं आई यहाँ पे, तब वैसा माहौल था ही नहीं था। धीरे धीरे जब भी कोई मुझसे पूछने आता था ये कथक मेरी बेटी को मुझे सिखाना है, तो पहले तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले इसमें बेसिक होता है, बेसिक पीरियड थोड़ा सा बोरिंग होता है, आपको लॉन्ग टाइम उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि मैम हमारे यहाँ क्या है कि वेकेशन होंगे तो बच्चों को 2 महीने के लिए डांस क्लास भेजा है और बच्चे ने वहाँ सीख लिया है। बट यहाँ मैंने देखा है कि शायद 1-1 साल तक बच्चे पैर के ताल नहीं सीख पाते। तो वो चीज़ समझाने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। पर अभी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं। प्रोग्राम्स हम करते हैं जो उसमें पेरेंट्स आके अपने बच्चों को देखते हैं कि अच्छा ये कथक होता है। कथक कोई सॉन्ग में नहीं होता है कि हम एक सॉन्ग लगा लिया उसमें हम कथक डांस करेंगे, वैसा नहीं है। तो वो काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ा कि ये बच्चों को पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो बोरिंग है ना, कि आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर हमें वही चीज़ करना है, तत्कार हस्तक। किसी की कैचिंग पावर अच्छा है तो बच्चा धीरे धीरे जल्दी कवर कर लेते हैं। जिनका नहीं हो पाता है वो वही प्रैक्टिस करो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास फर्स्ट सेकंड से जो बच्चे मेरे पास है अभी, वो बच्चे जो टिक गए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक बैच है इसी ग्रुप का, वो बच्चे मुझे कभी नहीं कहते कि मैम आप हमें एक सॉन्ग सिखाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास हो गई। नहीं, बट मैंने उन बच्चों से बात की, उन्हें खुद भी सॉन्ग पे परफॉर्म करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, उन्हें लगता है कि बस कथक का कुछ लगा दीजिए, हम उस पे उसमें ही करेंगे। तो इसलिए मुझे काफ़ी खुशी होती है, और उन बच्चों से मैं मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर से मैं अगर थकी हूँ तो मैं शाम को 6 बजे मैं वापस चार्ज हो जाती हूँ क्लासेस में जाके। तो इतने, और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे देखिए आप इतना अच्छा कर रहे हैं और उस चीज़ को समझ रहे हैं, जब ताली खाली देते हैं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी समय लगता है करने के लिए, और जब छोटे छोटे बच्चे करने लगते हैं और समझते इस चीज़ को, तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसी कोशिश कर रही हूँ, अभी भी स्ट्रगल अभी भी कर रही हूँ, ताकि और अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकूँ मंदसौर में, और अच्छा बच्चे सीखे, ये प्रयास कर रही हूँ। खजुराहो में एक प्रोग्राम किया आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का। जी, तो उसका बताइए कैसा? खजुराहो में 2 साल मैं गई हूँ, 2024 में और 2025 में। जी, 2024 में मैं लगभग 50 के ऊपर स्टूडेंट्स लेके गई हूँ,
उस समय छोटे बच्चों को लेके जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी थे। उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि कितने कथक डांसर्स आप एक साथ डांस कर सकते हैं और प्रॉपर डांस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी, क्योंकि वहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहे थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप कथक डांसर हो और आपने 50-60 स्टूडेंट्स लेके गए और सब लोग उस काउंटिंग में आ रहे हैं, पर वहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहे थे। वहाँ पे मेंबर्स थे, और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आते हैं उनका एक रूल्स रहता है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा कर ही नहीं पा रहा है वो उसमें ऐड नहीं है, तो वैसे रिजेक्ट भी हो रहे थे। उसमें एक प्लस पॉइंट हमारा ये है कि हमारे मंदसौर से कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। अरे वाह। तो लगभग 53 to 54 स्टूडेंट्स में लेके गई थी यहाँ पे। और लास्ट ईयर एक मैराथन हुआ था 24 आवर्स का, नॉन स्टॉप डांस। हाँ हाँ, वो भी जाना। नॉन स्टॉप डांस था उसमें। मैं उसमें भी सीनी, क्योंकि क्या है कि जब हम एक परफॉर्म करने जाते हैं ना, तो जो बच्चे लगातार सीख रहे हैं, काफ़ी समय से सीख रहे हैं, जो एटलीस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इतने बड़े मंच पे, उनको ही हम लेके जा सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को तो लेके नहीं जाते हो, पर वो नहीं समझते कि एटलीस्ट 2 साल सीख के, 3 साल सीख के आप एक परफॉर्मर नहीं बन सकते। काफ़ी एक साधना है, हमको इसमें सीखना पड़ेगा बहुत, मतलब अंत नहीं है इसका। आप लोग अभी भी मतलब प्रैक्टिस करते हैं मैम? हाँ। अच्छा। रियाज करते हैं, तो रियाज तो करना ही पड़ेगा। आज अब तो ऐसा हो गया कि एक फिजिकली रियाज से ज़्यादा मेंटली रियाज बहुत नीड है, कि आप अगर खड़े होकर तो आप रियाज कर ही रहे, पर आपको सोचना पड़ेगा उस चीज़ में। जिसका मेंटली जो एक रियाज होता है कि मुझे इनको ये सिखाना है, मुझे एक बंदिश मुझे बनाना है, तो ये सब चीज़ एक मेंटली रियाज होता है कि हम दिमाग में प्रैक्टिस करें। तो फिजिकली के साथ साथ एक मेंटली रियाज भी बहुत नीड है। फिर इतना जैसे प्रेशर रहता है आपके ऊपर, बच्चों को सिखाना भी है, खुद को भी प्रिपेयर रहना है, अपडेट भी रहना है, हाँ, परफॉर्मेंस भी करवाने हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, करना तो यही है दिन भर। हाँ तो उसको अगर हम प्रेशर लेके करेंगे हाँ, तो फिर नहीं कर पाएंगे। उसको इजी वे में करेंगे तो वो आसान लगता है। तो ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मुझे अगर कोई कह दे कि रात को 10 बजे भी अगर थक गए, अभी घर जाने का समय है, पर ठीक है थोड़ा सा आप अगर परफॉर्मेंस दे दो, कुछ हमें कुछ दिखा दो, तो भी हम वो चीज़ के लिए खुशी खुशी करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब कोई प्रेशर नहीं है? प्रेशर नहीं है, एकदम प्रेशर नहीं। क्योंकि प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि इस चीज़ को तो हमने चूज़ किया ना, हमें यही करना है। जब हम हमारे काम को प्रेशर समझ के करेंगे वो चीज़ हम कभी नहीं कर पाएंगे। उसको एंजॉय मजे कर। हाँ, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, मेरे बच्चों को, शिष्य, स्टूडेंट्स का हम उनको शिष्य बोलेंगे जी। शिष्य को मैं यही कहती हूँ कि जब भी रियाज करो और कथक के बारे में आप उस चीज़ को पढ़ो, तो कभी भी उसको रटना नहीं है, उसको समझो, एंजॉय करो, तब वो चीज़ बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। तो मैम जैसे आप कथक परफॉर्मर भी है, टीचर भी हैं, तो आपके लिए क्या है कथक? आर्ट फॉर्म है या डिसिप्लिन है कि लाइफ स्टाइल है, क्या है मतलब? देखिए, कथक एक ये सब तो कला है, शास्त्रीय नृत्य हो गया, गायन हो गया, वादन हो गया, ये आर्ट फॉर्म तो है ही सही, साथ में ये डिसिप्लिन तो मेंटेन ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस फील्ड में ही डिसिप्लिन बचा है। क्योंकि आपने मुझे बताया जब हम बात कर रहे थे जी, कि आपको आज भी अपने गुरु से बात करने में डर लगता है, तो सेम आपके स्टूडेंट्स के साथ होता है मैम? देखिए क्या होता है, जैसे मैंने जो कहा है ना कि गुरुजी से बात करने में डर लगता है, वो इसलिए नहीं कि वे बहुत डांट देंगे या मैंने कुछ गलत किया उस चीज़ के लिए। डर इसलिए लगता है कि इतना हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, हाँ, कि कभी उनको हम हर्ट ना करें। कि अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, गुरु माँ लखनऊ में है, मेरी गुरुजी अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी, भातखंडे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है वर्तमान में। तो इतना बिजी रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज करना सही रहेगा, वो समय सही है, इतना बिजी है, कभी गलत समय में ना मैसेज कर दिया, तो उस कारण हम डरते हैं। और अभी के जनरेशन तो काफ़ी बहुत बदलाव है। हाँ, कुछ बच्चे डरते हैं, वो रेस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ कोशिश किया है कि मैं गुरु शिष्य परंपरा के साथ जिस तरीके से मैंने सीखा है उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये फील्ड गुरु शिष्य परंपरा का जवाब नहीं हो सकता।
इतना डिसिप्लिन नहीं हो हो सकते, क्योंकि एक होता है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और हमारे फील्ड में टीचर स्टूडेंट नहीं है, गुरु शिष्य है। बोथ आर डिफरेंट। हाँ, तो इसलिए कि बच्चे डरते हैं, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि मैम आप देखो मत हमें, आप देखते हो तो गलत हो जाता है। तो बट मैं तो बहुत फ्रैंकली सिखाती हूँ सबको, मतलब ऐसा नहीं है कि डांटना ही है। हाँ, जब डांटना है तब डांटना भी है, जब क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसा है ना कि आप अगर डांट के सिखाएंगे बच्चा नहीं सीखेगा। हमारे टाइम पे ऐसा था कि नहीं करना है तो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, तब डांटना आम बात होती थी। हाँ, आज बड़ा मुश्किल हो आज गया है। मुश्किल है। तो आज जो बच्चे को आप प्यार से समझाएंगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से वो समझेंगे ना डांट के, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मैं उसको सिखाती हूँ। और हमने कोशिश भी किया था कि मैं तबला और कथक मैं दोनों सिखाऊं, पर नहीं हो पाता है इतना। वो भी साथ में परफॉर्म करती है आपके? हाँ, करती है, अभी करती है, बस सीख रही है। पर हाँ, जब जब मुझे लगता है कि यहाँ करना चाहिए तो करती है, अदरवाइज अभी सीख ही रही है, तो ऐसे करके चल रही है जर्नी। जी जी। जैसे आप कथक टीचर हैं, तो यंग गर्ल्स को क्या माइंडसेट देना चाहती हैं कि उसमें क्या करना चाहिए कथक के लिए? देखिए, यंग गर्ल्स जो है ना, आजकल के जनरेशन के जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यंग गर्ल्स में एक चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं वो जल्दी सीखना चाहते हैं कि मुझे आज सीख के कल परफॉर्म करना है। तो वो थोड़ा सा समस्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यंग जो गर्ल्स है वो चाहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीखे, बिना सीख के तो हम एक स्कूल के नर्सरी को भी नहीं पढ़ा सकते। तो जिस कारण हमें पहले सीखना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सिखा पाएंगे। एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो सेम अगर एक परफॉर्मर बनना है तो हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत रियाज। बिना रियाज के कुछ भी नहीं होता है। तो जो समय है तो रियाज पे देना है, एवरीडे रियाज करके देन आप स्टेप बाय स्टेप सीखे गुरु से। इसके बाद आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो आजकल तो ऐसा है कि बच्चों को थोड़ा सा सीखा, ठीक मुझे सब आता है, और उन्होंने अपनी खुद की क्लासेस स्टार्ट कर दी, जल्दी शुरू कर दी। उससे क्या होता है ना, खुद सीख पाते हैं अच्छे से और ना सामने वालों को सिखा पाते। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जो आगे की जनरेशन है उनके फ्यूचर खराब हो जाता है। तो इसलिए पहले तो सीखे, खूब सीखे। हम भी आज हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया सीखना। हम भी सीखने जाते हैं, गुरुओं के पास सीखने जाते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तब जाके जब, क्योंकि इस चीज़ का तो सागर है, ये तो महासागर कह सकते हैं, तो अंत नहीं है। तो इसलिए मैं यंगस्टर को यही कहूँगी, खूब सीखे और खूब रियाज करें। जैसे आपके यहाँ ये रियाज होता है, ताल होला, घुंघरू की प्रैक्टिस होती है, तो इसमें आपने क्या मैसेज होता है आप खुद के जीवन के लिए कि क्या करना ज़रूरी है? देखिए, क्या होता है कि हमारा रोज़ तो एक रूटीन है जो प्रैक्टिस करना है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आजकल समय के कारण घूमने नहीं जा पाते लोग, बाहर नहीं जा पाते, योगा नहीं कर पाते। जो अगर ये चीज़ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे घुंघरू की प्रैक्टिस मीन्स तत्कार चलाना, पैर चलाना है, मतलब खूब स्पीड में चलाना है। हमारा लय होता है जो धीरे होता है, फिर मध्य में आता है, थोड़ा सा मध्य लय होता है, बीच का लय, देन ध्रुत लय मीन्स बहुत फास्ट लय। जो जब हम उसमें घुंघरू चलाते पैर से, जब घुंघरू प्रैक्टिस करते, तो फिजिकल एक एक्टिविटी होती है। तो उसकी वो डेली रूटीन में जब हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, ना कुछ योगा नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज भी है। जब हम हस्तक करते हैं तो एक पूरे बॉडी का एक मूवमेंट है। जब हम हस्तक करते हैं तो वो वन काइंड ऑफ पूरे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, पूरा शरीर का एक एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये डेली रूटीन में अगर सभी करे तो बहुत, ये जुम्बा क्लास वगैरह से तो मुझे लगता है क्लास ज़्यादा अच्छा है। जो कथक परफॉर्मेंस किससे आप महिलाओं को क्या एम्पावरमेंट का मैसेज कर सकती हैं, क्या देना चाहती हैं? मैं यही देना चाहूँगी कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो बहुत रिच है और बहुत समृद्ध है। तो ये ट्रेडिशन को हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि
आजकल के जनरेशन में बच्चों को पता होना चाहिए, और मैं यही सिखाती हूँ सबको, कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वो चाहे नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, सभी चीज़ पता होना चाहिए। संगीत मतलब ऐसा नहीं है कि संगीत मतलब गायन है, संगीत में सभी आता है, गायन वाद्य नहीं। तो ये चीज़ सभी को पता होना चाहिए कि ये है क्या। सबको लगता है कि संगीत सीखना है, तो संगीत में क्या सीखना है, संगीत में तो सभी चीज़ आ रहा है। तो पहले तो हमारे ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। और मैं लखनऊ घराने से बिलोंग करती हूँ, मैं लखनऊ घराना डांस करती हूँ, उसमें भी घराने होते हैं। तो बोला आपने लखनऊ घराने से, तो घराने भी अलग अलग होते हैं मैम? हाँ, घराने अलग अलग होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है मैम इनमें? कथक में हमारे लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना भी है। अच्छा, तो इनके डांस करने का इसमें तरीका? डिफरेंस मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जैसे हम ताल करते हैं, लाइक ABCD लिखते हैं। हाँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, लाइक ABCD लिखते हैं, तो मैंने लिखा, मुझे ऐसा लगता है, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है घराने में ABCD मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, सभी अपना अपना ABCD लिख रहे हैं, या क ख ग घ लिख रहे हैं। तो आप कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे, मैं कैपिटल में लिखूंगी, आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जो हैंडराइटिंग में एक अंतर होता है ना, वही घराने में अंतर है। डांस फॉर्म करने के तरीके में अंतर आता होगा, हल्का सा स्टाइल में अंतर आता है, ओके। हल्के से बोल में अंतर आता है, कुछ कुछ बंदिशों में अंतर आता है, बाकी ऐसा कुछ अंतर नहीं। क्योंकि ताल जो है, जैसे 3 तालों का राजा कहा जाता है, वो सभी घराने वाले करते हैं। ताल में ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग घराने के लिए अलग अलग ताल नहीं बने हैं। अच्छा, ताल सभी घराने के लिए है। आप ये बार बार बंदिश शब्द यूज कर, ये क्या होता है? जैसे बंदिश मीन्स जैसे हम डांस करते हैं, आपने देखा होगा कि तोड़े हो गए, कुछ परन हो गए, तो उसमें कुछ बोल होते हैं, जैसे चक्रदार तोड़ा हो गया, आमद हो गया, तिहाई हो गए। तो ये सब के जो बोल होते हैं, एक मात्रा होती है, जैसे 16 मात्रे का एक तिहाई है, 12 मात्रा का एक परन है, 14 मात्रा का एक चक्रधार परन है। तो वो जो उस बोल को हम बंदिश भी कहते हैं। और जब कथक परफॉर्मेंस करते हैं आपके स्टूडेंट्स, हाँ, तो आप गाती हैं? हाँ, उसको गाना नहीं कहते, हाँ, उसको हम पढ़ंत कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसको हम पढ़ंत करते हैं। ओके। जब हम, मान लीजिए मैं परफॉर्म कर रही हूँ और मैंने आपको क्योंकि मैं अगर आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी एज ए नॉन डांसर या नॉन म्यूजिशियन, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर कोई विद्वान बैठे उनको सब समझ में आएगा, पर जो ऑडियंस नहीं समझती इस फील्ड को, जैसे मंदसौर जैसे शहर को बोलूँगी, तो उनके लिए हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये मैंने देखा आपके प्रोग्राम में। हाँ, जो एंकर होते हैं वो पहले बताते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा होने जा रहा है, हाँ, और इसमें पढ़ंत के लिए मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक तिहाई है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। तो वो पढ़ंत करके, जैसे आपको मैंने डिस्क्राइब किया, आपको वो समझ में आ गया, देन वो चीज़ मैं डांस करके जब बताऊंगी तो आपको वो समझ में आएगा। तो मैम ये पढ़ंत जो टीचर खुद रेडी करते हैं कि? हाँ, जो डांसर ही पढ़ंत करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने परफॉर्म किया तो मैं पढ़ंत करूँगी, और मैं ही, जैसे जब मैं एक्सप्लेन किया आपको, फिर मैं वापस डांस करूँगी। और साथ में हमारे जो संगत बैठते हैं, जैसे तबला बैठते हैं, हारमोनियम में संगत देते हैं, गायन वाले बैठते हैं, सितार, सरोद, फ्लूट, सभी बैठ सकते हैं उसमें संगत में। अलग अगर कोई स्टूडेंट हो, डांस वाला ही हो, जो उनको भी मैं जो बोल करने वाली हूँ वो उनको पता है, तो वो बैठ के पढ़ंत कर सकते हैं। पर जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, वो मैं ही एज ए डांसर मैं ही आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि मैं ये करने वाली हूँ। जब रानी लक्ष्मीबाई घोड़सवार करने जा रहे थे, तब पहले पगड़ी ऊपर बांधा, टीका लगाया, तलवार उठाया, घोड़ा लिया, देन वो करने जा रहे थे, फिर तगदिगे 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 तथुंगा। तो वो जो तथुंगा मीन्स जो एक तथुंगा में जो आता है घोड़े का, अच्छा, तो वो एक हम पैर से, तिहाई के पैर से हम घुंघरू के साथ वो निकालते हैं। तो घुंघरू बजता है और पैर का साउंड आता है, तो आपको वो चीज़ फील होगा कि हाँ, ये तगदिगे 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 तथुंगा। देन वो हम रिलेट करते हैं। वो एक्चुअली ये सब चीज़ें बिरजू महाराज जी ने बहुत
मॉडर्न किया है, उन्होंने उनसे ये सब चीज़ आया है ताकि उन आम लोगों तक कथक पहुँचे। और जैसे कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, उन बच्चों को जब हम सिखाने जाएंगे तत्कार उनको नहीं समझ में आएगा कुछ भी, तत्कार क्या है या हस्तक क्या है। तो उनको हम क्या समझाते हैं, चलो एक चॉकलेट टॉफ़ी वाला एक बोल करें। अच्छा, तो चॉकलेट टॉफ़ी बच्चों को समझ में आ जाता है। तो चॉकलेट टॉफ़ी, खाले खाले मम्मी, खाले खाले पापा, खाले खाले भैया, धा। तो वो है तिहाई। ओके। उसको महाराज जी ने वैसा उनको चॉकलेट टॉफ़ी करके बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने वैसा बना दिया ताकि बच्चों को समझ में आए। मैम, जैसे जब आप स्टेज पे खुद परफॉर्म करती है तो एज अ वूमन या एज अ आर्टिस्ट आप ऑडियंस को क्या मैसेज देती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने पहले भी बोला है कि इस ट्रेडिशन को आपको रखना है बचा के, कि इसको मेंटेन रखना है। और इसमें भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। जो ऑडियंस बहुत लोग समझते हैं कि डांस क्या है, डांस करके क्या होगा, पर आप ये बहुत बड़ा एक शास्त्र है, इसमें पढ़ेंगे, आप इसमें जानेंगे इस चीज़ को, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। और आजकल के यंग लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मंदसौर में अच्छे से अच्छे सिखा सकूँ, बच्चे बहुत अच्छे से सीखें और ये चीज़ इस कला को बहुत अच्छे से जाने, इसी की एक आशा करती हूँ। मैम, जैसे मंदसौर में आप अकेली हैं जो कथक सिखाती हैं, तो कैसा फील होता है कि चलिए एक कोई नई चीज़ मैं खुद लेकर आई हूँ, क्या फील करती हैं? ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कुछ फील मैं बच्चों को सिखा पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छा कथक को मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे सिखा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं कथक, नहीं समझ पाते थे पहले, पर अभी थोड़ा बहुत जो लोग समझ रहे हैं उनको मैं समझा पा रही हूँ। इसलिए मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं सिखा पा रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए, इतना अमूल्य समय हमें देने के लिए, क्योंकि आज हम सब ने, टीम ने, हमने बहुत नई चीज़ें सीखी हैं आज आपसे, और कथक को इतना डीपली जाना है। मैं ये भी मानती हूँ कि टाइम बहुत कम है, आप वो चीज़ें बता नहीं पाई होंगी, बट अगले सेशन में हम ज़रूर से सिर्फ इस टॉपिक्स को, सिर्फ कथक को लेकर ही बात करके और भी कुछ जानेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कथक हमें ताल में अनुशासन, भाव में सच्चाई और अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास सिखाता है। और यह बातचीत ये भी बता रही है कि एक महिला अगर अपने हुनर से अपनी पहचान बना ले, वो खुद को नहीं समाज को भी बदल देती है। एसडी ट्यून की पूरी टीम हर उस महिला को सलाम करती है जो अपनी कला को, अपनी हुनर को पूरे सम्मान के साथ जी रही है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।